Hello everyone, my name is Poonam and welcome back to my channel Smart Study with Harpi। So friends, आज का हमारा वीडियो संविधान से रिलेटेड है। संविधान में बात करी जाए तो हम लोग का जो चैप्टर चल रहा था वो था मौलिक अधिकार। इंग्लिश में बात करें तो फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स के क्रम में हम लोगों ने 5 मौलिक अधिकार पूरी तरीके से पढ़ लिए थे, ठीक है। जो मेरी पिछली क्लास थी वो छठे मौलिक अधिकार से रिलेटेड थी, जिसमें हम लोगों ने अनुच्छेद 32 के बारे में पूरी तरीके से डिटेल में स्टडी कर ली, ठीक है। आज हमारा जो ये वीडियो है यानी आज की जो क्लास है वो छठे मौलिक अधिकार से ही रिलेटेड है, लेकिन मैंने कल 32 तक बात करी थी। 32 के बाद 33, 34, 35 छठा जो मौलिक अधिकार है वो कहाँ से कहाँ तक है, किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है, तो 32 से 35 तक है, जिनमें 32 की तो बात कर ली थी हम लोगों ने पिछली क्लास में। लेकिन जो 3 और मौलिक अधिकार हैं उनके बारे में आज के वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ लिखा है आर्टिकल 33। आर्टिकल 33 में लिखा है मूल अधिकार को सीमित। अब इसका मतलब क्या होता है ये समझते हैं। देखिए, संविधान में कहा गया है कि देश हित के लिए कुछ लोगों के मूल अधिकार को सीमित कर दिया जाएगा। क्यों किया जाएगा? यदि उनको मौलिक अधिकार प्रदान कर दिए जाएंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो किस प्रकार प्रॉब्लम क्रिएट होगी ये देखते हैं। देखिए, पहले ये समझते हैं कि किन लोगों के मौलिक अधिकार को सीमित किया गया है और क्यों किया गया है, ये दोनों समझेंगे साथ में। देखिए, कौन कौन से लोग हैं जिनके मौलिक अधिकार को सीमित किया गया है। पहला है सेना, ठीक है। अब सेना के मौलिक अधिकार को क्यों सीमित किया गया है? देखिए, सेना में ना अगर सेना को आप मौलिक अधिकार दे देंगे तो प्रॉब्लम होगी। कैसे? मान लीजिए जो ऑफिसर है, ठीक है, जो उनका बड़ा ऑफिसर है, वो कह रहा है कि आप नीचे बैठिए। आप वहाँ ये नहीं कह सकते कि नहीं, हमें समानता का अधिकार प्राप्त है, हम आपके पास बैठेंगे, बराबर में बैठेंगे। बिल्कुल नहीं कह सकते, ठीक है। क्योंकि वहाँ पर आपके मौलिक अधिकार काम नहीं करते, ठीक है। यानी आपके मौलिक अधिकार को वहाँ पर सीमित कर दिया जाता है, ठीक है। अब वहाँ पे ये भी नहीं कह सकते, मैंने बताया ना कि मैं बराबर में बैठेंगे हम, ठीक है। जो पहला है वो है सेना के मौलिक अधिकार को सीमित कर दिया जाता है, यानी सेना में मौलिक अधिकार काम नहीं आते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं, दूसरा है गुप्तचर और तीसरा है राजदूत। अब इसके बारे में बात करते हैं, इनके मौलिक अधिकारों को क्यों सीमित किया गया है। क्योंकि जैसे जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी हैं, जैसे CBI हो गया ना, CDI हो गया, अब ये लोग पता चला कि ये लोग दूसरे देशों में गए और वहाँ से जो भी जानकारी लेके आए, भैया इनको पता है कि हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त है, और वहाँ से जो भी जानकारी लेके आए मीडिया में बक दिए, है ना, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी ना। तो इसलिए जो गुप्तचर और राजदूत हैं इनके भी मौलिक अधिकारों को सीमित कर दिया जाता है, ठीक है, या सीमित कर दिया गया है संविधान के द्वारा। यहाँ पे मौलिक अधिकार काम नहीं आएंगे। आगे बात करें जाए मीडिया को भी देखा जाए तो मीडिया के भी जो मौलिक अधिकार हैं वो सीमित है। एक आम नागरिक के जो भी मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, एक आम नागरिक को वही मीडिया को भी प्राप्त हैं। अब इनके मौलिक अधिकारों को क्यों सीमित किया गया? अब मान लीजिए कोई भी राष्ट्रहित के लिए कोई भी गुप्त जानकारी है उसको गुप्त रखा गया और मीडिया वाले जाके दिखा दें तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी ना। इसलिए मीडिया वाले जो हैं इनके भी मौलिक अधिकारों को सीमित किया गया है। जो अनुच्छेद 33 है इसमें क्या कहा गया है कि राष्ट्रहित के लिए कुछ लोगों के मौलिक अधिकार को सीमित कर दिया जाएगा, ठीक है, यानी सीमित कर दिया गया है। अब उसमें कौन कौन से लोग हैं? तो पहला है सेना, मैंने बताया, दूसरा है राजदूत, ठीक है, और तीसरा है गुप्तचर हो गया, और चौथा है मीडिया। इन लोगों के मौलिक अधिकार को क्या कर दिया गया है? सीमित कर दिया गया है, ठीक है। ये है अनुच्छेद 33। अब आगे बात करते हैं अनुच्छेद 34 में क्या कहा गया है। तो देखिए, अनुच्छेद 33 में सेना के मूल अधिकार को सीमित कर दिया गया है। तो 34 में कहा गया कि ठीक है, अगर उनके मूल अधिकार को आपने सीमित कर दिया तो कौन सा अधिकार उनको प्राप्त है फिर, है ना। तो 34 में कहा गया कि जो मौलिक अधिकार तो सेना को नहीं मिलेंगे, उनको तो सीमित कर दिया गया है, लेकिन सेना को कौन सा अधिकार प्राप्त है? तो मार्शल कानून, ठीक है, जिसे मार्शल लॉ कहा जाता है। देखिए,
जो सेना का न्यायालय होता है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं कोर्ट मार्शल। ठीक है, सेना के न्यायालय को कहा जाता है कोर्ट मार्शल, और जो सेना का कानून होता है उसको बोला जाता है मार्शल लॉ। ठीक है, यानी मार्शल कानून, जिसे हिंदी में बोलते हैं सैन्य कानून। अब इसको समझते हैं। देखिए, जहाँ पर कंटोनमेंट एरिया होता है, अब कंटोनमेंट का मतलब क्या हुआ, कंटोनमेंट का मतलब होता है सैनिक छावनी, जिसे शॉर्ट में क्या कहा जाता है, तो शॉर्ट में कहा जाता है कैंट। ठीक है, आपने नाम सुना होगा आगरा कैंट, भटिंडा कैंट, डॉट डॉट ऐसे करके, है ना। सो जहाँ पर सैनिक छावनी यानी जहाँ पर ये कंटोनमेंट एरिया होता है वहाँ पर हमारे मौलिक अधिकार काम नहीं आते हैं, यानी जो सिविल वाले अधिकार हैं वो हमारे काम नहीं आते। वहाँ पर किसका रूल रेगुलेशन चलेगा, तो वहाँ पर चलेगा सेना का। ठीक है, सेना के रूल जो भी नियम कानून होंगे वो चलेंगे। कहने का मतलब क्या है, वहाँ पर मार्शल लॉ चलता है। ठीक है, वहाँ पर हमारे जो मौलिक अधिकार हैं वो काम नहीं आते हैं। ठीक है, सो कहा गया है कि जहाँ पर सैनिक छावनी जा रही हो, यानी कि जहाँ पर कंटोनमेंट एरिया हो, जहाँ पर ये आर्मी जा रही हो, तो अगर ज़रूरत पड़े तो वहाँ पर कौन सा कानून लगा दीजिए, मार्शल लॉ लगा दीजिए। अब आपको बताएं मार्शल लॉ जो होता है इतना ख़तरनाक होता है कि आपने सुना होगा कि जम्मू कश्मीर के इस एरिया में मार्शल कानून लगा है। देखिए, मार्शल कानून में क्या होता है कि आपके घर में बिना वारंट दिखाए वो घुस सकती है आर्मी, है ना। अब आप उस समय ये नहीं कह सकते कि हमें अनुच्छेद 22 के तहत स्वतंत्रता प्राप्त है कि आप बिना वारंट के हमारे घर में नहीं घुस सकते, या फिर बिना वारंट के हमें उठा नहीं सकते, है ना। तब आप ये चीज़ नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि वहाँ पर आपके मौलिक अधिकार को सीमित कर दिया जाता है। ठीक है, जब ये मार्शल लॉ लागू होगा, यानी सैन्य कानून जब लागू हो जाता है, तो वहाँ पर हमारे मौलिक अधिकार काम नहीं आते हैं। सो जो आर्मी है ना, वो आपके घर में घुस के बिना वारंट के घुस सकते। आपने ज़्यादा टाइम किया ना तो गोली, एक दो गोली चला देगी, है ना, क्योंकि आर्मी वालों को ना गोली का हिसाब नहीं देना पड़ता है। तो समझ रहे हैं कि मार्शल कानून कितना खतरनाक कानून होता है। आपने देखा होगा कि पहले क्या होता था, जब चुनाव वगैरह होता था ना, तो आर्मी को बुलाया जाता था, लेकिन अब नहीं बुलाया जाता। अब सीआरपीएफ के जवान लगते हैं ना। तो ये आर्मी कब बुलाई जाती है, जब सिचुएशन हैंडल से बाहर हो जाती है। जब कोई भी कंडीशन हैंडल से बाहर हो जाती है तब आर्मी को बुलाया जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे जब बाबा राम रहीम को जेल ले जाया जा रहा था, तो उनके जो भक्त थे वो आंदोलन कर रहे थे कि भाई हम इनके भक्त हैं, आप इनको कैसे ले जा सकते हैं। तो फिर किसको बुलाया गया था, आर्मी को बुलाया गया था, और सैन्य कानून वहाँ पे चालू हो गया, यानी मार्शल लॉ लागू हो गया। आर्मी के जवान ऊंची ऊंची बिल्डिंगों पे लेके बंदूक चढ़ गए। वो कहे आओ अब देखे तुम कितने बड़े भक्त हो, बड़े भक्त बने घूम रहे हो, है ना। तो उनका कहना क्या था कि आओ बताते हैं कि तुम बड़े भक्ति करने वाले बने हो। सो वहाँ पे फिर तुम्हारे मौलिक अधिकार काम नहीं आएंगे। ओवरऑल कहने का मतलब ये है। दूसरे एग्जाम्पल में हरियाणा में जो जाट आंदोलन हुआ था वहाँ पर भी आर्मी को बुलाया गया था। जब कहने का मतलब ये है कि जब सिचुएशन हैंडल से बाहर हो जाती है ना, तब किसको बुलाया जाता है, तब आर्मी को बुलाया जाता है। और आर्मी जब आती है ना, तो अगर ज़रूरत पड़ती है तो मार्शल लॉ वहाँ पे लागू होता है, और मार्शल लॉ जब लागू हो जाता है तो मौलिक अधिकार काम में नहीं आते हैं। कहने का मतलब सैन्य कानून ही वहाँ पे लागू होंगे, उन्हीं के अकॉर्डिंग, सेना के अकॉर्डिंग जो रूल रेगुलेशन है वही काम होगा। ठीक है। सो अनुच्छेद 34 क्या कहता है, अनुच्छेद 34 कहता है कि 33 में सेना के मूल अधिकारों को तो छीना गया, लेकिन 34 में उनको कौन सा अधिकार प्राप्त है, तो वो है मार्शल लॉ, यानी सैन्य अधिकार। ठीक है, सैन्य कानून उनको प्राप्त है। जहाँ पर ये जाएंगे, अगर ज़रूरत पड़े तो वहाँ पर ये लॉ यानी कि ये कानून लगा सकते हैं। ठीक है, ये रूल रेगुलेशन वहाँ पे लगा सकते हैं। अब आगे बात करें, जब मैंने बता ही दिया कि जब ये कानून लागू होता है, यानी मार्शल लॉ जब भी लागू होता है तो मूल अधिकार हमारे सीमित हो जाते हैं। ठीक है, ये भी बताया मैंने कि जो सेना का न्यायालय होता है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है कोर्ट मार्शल, और इसके कानून को क्या कहा जाता है, तो कानून को मार्शल लॉ यानी सैन्य कानून कहा जाता है। आपको समझ में आया होगा कि सैन्य कानून का मतलब सेना का कानून। ठीक है, अब आगे देखिए, सबसे कठोर मार्शल लॉ कौन सा है, तो सबसे कठोर मार्शल लॉ है AFSPA,
AFSPA। अब इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। ठीक है, अगर आपको इसके बारे में जानना है कि इसमें क्या है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करें, हम ज़रूर बताएंगे। ठीक है, वरना आप इसका फुल फॉर्म ही जान लीजिए कि यहाँ पर जो सबसे कठोर मार्शल लॉ है वो कौन सा है, तो वो है AFSPA, और जिसका फुल फॉर्म होता है आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। ठीक है, ये था अनुच्छेद 34। अब हम आगे बात करते हैं अनुच्छेद 35 में क्या कहा गया। अनुच्छेद 35 में कहा गया कि संसद मूल अधिकार को अधिक प्रभावी या शक्तिशाली बनाने के लिए कानून बना सकती है। ठीक है, अब यहीं से क्वेश्चन बन जाते हैं, पूछा जाता है कि मूल अधिकार जो हमारे हैं, यानी जो मौलिक अधिकार हैं, इन पर कानून बनाने का हक किसको है, किसको अधिकार प्राप्त है, तो संसद को प्राप्त है। ठीक है, अब ये क्यों बनाएंगे, देखिए जो हमारा संविधान है, ठीक है, जो हमारा संविधान है वो देखा जाए काफ़ी पुराना है। ठीक है, कब से बनना, जो कैबिनेट मिशन योजना थी 1946 में, उसके बाद से बनना स्टार्ट हुआ था। 1949 में बनकर तैयार हुआ, 50 में लागू हुआ। और देखा जाए कि बहुत सारी चीज़ें जैसे मूल अधिकार हैं दूसरे देश से लेकर बनाए गए ना, अमेरिका से लाए गए, USA से लाए गए। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि पुराने हैं एक तरीके से ना। तो संसद को ये अधिकार प्राप्त है कि यदि उसको लगे कि यहाँ पर ज़रूरत के हिसाब से चेंजेस होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए, वो भी कैसा, पॉजिटिव परिवर्तन, शक्तिशाली बनाने के लिए, तो वो क्या कर सकती है, वहाँ पर कानून बना सकती है। ठीक है, उसको ये अधिकार प्राप्त है, किसको, संसद को, कि अगर ज़रूरत पड़े तो जो भी हमारे मौलिक अधिकार है उसमें पॉजिटिव चेंजेस ला सके। ऐसा नहीं कि हमारे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को ही समाप्त कर दे, ऐसा नहीं कर सकती, निगेटिव चेंज नहीं ला सकती है। ठीक है, पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं, यानी कि और भी ज़्यादा शक्तिशाली या प्रभावी बनाने के लिए कानून बना सकती है। ये किस में कहा गया, अनुच्छेद 35 में कहा गया। तो आपको समझ में आया कि अनुच्छेद 35 का मतलब क्या है, उसमें क्या बात कही गई है, 34 में क्या कहा गया है, 33 में क्या कहा गया है। ठीक है, एक बार पूरा फिर से रिकॉल कर लेते हैं। देखिए 33 में कहा गया है कि कुछ लोगों के जो मौलिक अधिकार है वो राष्ट्रहित के लिए सीमित कर दिए जाएंगे। उसमें है कौन कौन, तो सेना है, राजदूत है, और गुप्तचर वगैरह है, और मीडिया। ठीक है, इन लोगों को क्यों ऐसा किया गया आपको समझ में आया होगा, हमने अच्छे से पढ़ा। जो 34 है उसमें क्या कहा गया, 34 में कहा गया कि सेना के जो मौलिक अधिकार है वो तो सीमित है, लेकिन उनको जो अधिकार प्राप्त है वो है सैन्य कानून वाला। ठीक है, वो मार्शल लॉ लगा सकते हैं। जहाँ पर मार्शल लॉ लगता है, यानी कि जहाँ पर सैन्य कानून लगता है, वहाँ पे हमारे मौलिक अधिकार सीमित कर दिए जाते हैं। ठीक है, कहने का मतलब वहाँ पर वो काम नहीं आते हैं। ठीक है, आगे बात करें जाए अनुच्छेद 35 में, मैंने बताया अनुच्छेद 35 में बताया कि संसद को यह अधिकार प्राप्त है अगर उसे लगे कि जो भी हमारे मौलिक अधिकार हैं उसको और भी प्रभावी बनाया जा सकता है, और भी शक्तिशाली बनाया जा सकता है, तो वो रूल रेगुलेशन बना सकती है, यानी कि कानून बना सकती है। ठीक है, तो ये हुआ हमारे अनुच्छेद, टोटल हमने पढ़ लिए 12 से 35 तक। ठीक है, यानी कि जो मौलिक अधिकार हैं जो मौलिक अधिकार हैं 12 से 35 तक, ठीक है, वो हमने पूरी तरीके से पढ़ लिए। एक बार पूरा रिकॉल करते हैं 12 से लेके 35 तक। ठीक है, देखिए पहले तो ये जान लीजिए कि मौलिक अधिकार मैंने बताया था कि मतलब क्या होता है इसका, वो अधिकार जो पब्लिक भी नहीं छीन सकती और ना ही सरकार हमसे छीन सकती है। ठीक है, ये मौलिक अधिकार होते हैं। आगे बात कर लीजिए, मैंने बताया था मौलिक अधिकार की संख्या कितनी है, तो टोटल पहले 7 थी, प्रेजेंट टाइम पे कितनी है, 6 है। हटाया किसे गया, संपत्ति के अधिकार को हटाया गया। कब हटाया गया, 44वें संविधान संशोधन 1978 में। किसके टाइम पीरियड में, मोरारजी देसाई के टाइम पीरियड में। ठीक है, ये हुआ। अब देखिए प्रेजेंट टाइम पे कितने हमें मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। अब एक चीज़, ये 6 मौलिक अधिकार पढ़ने से पहले, क्योंकि जो हमारे मौलिक अधिकार स्टार्ट हैं वो 12 से 35 तक है, लेकिन जो समानता का अधिकार सबसे पहला वाला है वो 14 से स्टार्ट है। तो 12 और 13 में क्या कहा गया, तो देखिए 12 में मौलिक अधिकार की परिभाषा दी गई, 14 में क्या कहा गया, अल्पीकरण, मतलब यदि कोई उल्टा सीधा वाला कानून, मतलब पहले का कानून अभी के कानून या बाद का कानून हो, अभी के जो मौलिक अधिकार है उनको डिस्टर्ब कर रहा है तो उनको समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है, ये अल्पीकरण कहलाता है। तो 13 में अल्पीकरण है। अब बात करते हैं जो हमारे मौलिक अधिकार 6 दे रखे हैं उनके बारे में। देखिए पहला मौलिक अधिकार क्या है, समानता का अधिकार। अनुच्छेद की बात करी जाए तो 14 से 18। अब देख लेते हैं 14 से 18 में, क्विकली रिवाइज करते हैं। ठीक है, 14 में क्या कहा गया है, विधि के समक्ष समानता
यानी कानून की नज़र में सब एक हैं, ठीक है। 14 के बाद 15 में क्या कहा गया है, जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान, वंश के आधार पे हम किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। 15 के बाद 16 में क्या कहा गया, लोक नियोजन में समानता यानी सरकारी नौकरियों में समानता। 17 में क्या कहा गया, अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत नहीं कर सकते, ठीक है, छुआछूत वाली भेदभावना नहीं कर सकते। 17 के बाद 18 में क्या कहा गया, उपाधियों का अंत यानी कि हम अपने नाम के आगे कोई भी सरनेम नहीं लगा सकते। 18 हो गया, ये पहला मौलिक अधिकार समाप्त हो गया है ना, क्विकली रिवीजन कर रहे हैं। आगे दूसरा क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार। अब ये किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है, तो 19 से 22 तक है। अब इसको तुरंत देख लेते हैं। 19 में क्या बोला गया है, बोलने की स्वतंत्रता यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसमें टोटल प्रेजेंट टाइम पे कितनी स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं, तो टोटल 6 हैं। पहले कितनी थी, 7 थी। किसको हटाया गया, जो खुद की बनाई हुई संपत्ति है उसको हटाया गया, यानी संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, ठीक है। वो मैंने बताया कि 44वां संविधान संशोधन 1978 में हटाया गया था। देखिए, मौलिक अधिकारों में भी 7 मौलिक अधिकार थे। वहां पर जो हमारे पूर्वजों से मिली संपत्ति थी उसकी बात करी गई, लेकिन जो अनुच्छेद 19 है जिसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उसके अंतर्गत भी संपत्ति का अधिकार था, ठीक है, जो कि हमारी खुद की बनाई हुई संपत्ति थी। इन दोनों में यही डिफरेंस है, ठीक है। 19 हो गया। 19 के बाद 20 में क्या कहा गया, अपराध, दोष सिद्ध संरक्षण। उसके बाद 21 में क्या है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। 21 के बाद एक और 21 में जोड़ा गया 86वां संविधान संशोधन 2002 में। वो कौन सा था, तो 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके लिए निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था। और ये व्यवस्था करेगी कौन, तो गवर्नमेंट करेगी, यानी सरकार करेगी, ठीक है। ये 21 हो गया। 22 में क्या कहा गया, तो 22 में कहा गया कि गिरफ्तारी से संरक्षण एवं निवारक निरोध, है ना। इसको अगर इन सारी चीज़ों को आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो हमारी पूरी क्लास देखिएगा, ठीक है। पूरा बहुत अच्छे से बताया मैंने, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। 22 हो गया, यानी कि दूसरा हमारा जो मौलिक अधिकार है वो समाप्त हो गया। तीसरा क्या है, शोषण के विरुद्ध का अधिकार। इसमें क्या क्या है, किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है, तो 23 से 24 तक है। 23 में क्या कहा गया कि हम किसी के साथ बेगारी, तस्करी, दुर्व्यवहार, है ना, बलात् श्रम नहीं करवा सकते, ठीक है। 24 में क्या कहा गया कि जो भी 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं उनको हम खतरनाक काम में नहीं लगा सकते, ठीक है। तो ये शोषण के विरुद्ध का अधिकार खत्म हो गया। आगे बात करते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें क्या बात कही गई है, या किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है, तो ये कहाँ से कहाँ तक है, 25 से 28 तक है। अब देखिए 25 में क्या कहा गया, 25 में अंतःकरण की बात कही गई, यानी कि यहाँ पे व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता की बात कही गई। 26 में क्या कहा गया, सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता की बात कही गई। 27 में क्या कहा गया, 27 में है कि जो भी धार्मिक कार्यों के लिए रखा हुआ धन है वो टैक्स फ्री होगा, लेकिन आपकी सुविधा के लिए कुछ फीस गवर्नमेंट लगा सकती है, ठीक है। ये हुआ 27। उसके बाद 28 में क्या कहा गया, तो 28 में कहा गया कि जो भी सरकारी खजाने से चल रहे संस्थान है वहाँ पे धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी और ना ही किसी भी बच्चे को धार्मिक कार्य के लिए बाध्य किया जाएगा। ये हुआ हमारा धार्मिक स्वतंत्रता से रिलेटेड। आगे बात करते हैं। 5वां कौन सा था, शिक्षा व संस्कृति का अधिकार। इसमें कहाँ किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है, तो वो है 29 से 30। अब 29 और 30 में क्या कहा गया है, तो 29 में कहा गया जो अल्पसंख्यक, ये दोनों अल्पसंख्यक से रिलेटेड हैं, ठीक है। अल्पसंख्यक भाषा के आधार पे भी हो सकते हैं, और भाषा के आधार पे तो हो ही सकते हैं, और दूसरी चीज़ धर्म के आधार पर भी हो सकते हैं। जैसा नागालैंड वगैरह में देख लीजिए, वहाँ पे हिंदू धर्म माइनॉरिटी यानी अल्पसंख्यक है, ठीक है, और वहाँ पे ज़्यादातर ईसाई धर्म है, ठीक है। तो इस तरीके से देखा जाए धर्म के आधार पर भी हो सकता है, और दूसरी चीज़ भाषा के आधार पर भी अल्पसंख्यक हो सकते हैं, ठीक है। अब देखिए जो 5वां मौलिक अधिकार है शिक्षा व संस्कृति का, कहाँ से कहाँ तक है, 29 से 30 है, यानी 2 यहाँ पे हमारे अनुच्छेद हैं। 29 में क्या कहा गया है कि किसी भी संस्थान में आप जो हमारे अल्पसंख्यक है ना, इनको शिक्षा ग्रहण करने से नहीं रोक सकते। किसी भी शिक्षण संस्थान में शिक्षा यानी एडमिशन लेने से आप नहीं रोक सकते। जाति, धर्म, भाषा, लिपि, इन आधार पे, संस्कृति हो गया, इन आधार पे इनको आप नहीं रोक सकते। लेकिन उसके बाद 30 में क्या कहा गया, ये कहा गया कि यदि जो भी अल्पसंख्यक हैं वो बहुसंख्यक के बीच में शिक्षा ग्रहण करने में
संकोच फील कर रहे हैं, संकोच कर रहे हैं, तो वो अपना खुद का शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं, उसकी व्यवस्था कर सकते हैं। और इसके लिए जो भी खर्चा वगैरह आएगा वो कौन देगा, तो वो देगी गवर्नमेंट। ठीक है, आगे बात करी जाए, छठा जो हमारा मौलिक अधिकार था वो क्या था, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक था, तो 32 से 35 तक था। 32 में क्या कहा गया, मैंने बताया 32 को संविधान की आत्मा कहा गया। क्यों, क्योंकि इसके थ्रू हम कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इसको और क्या कहा जाता है, मौलिक अधिकार को मौलिक अधिकार बनाने वाला अधिकार कहा जाता है। अब मौलिक जो हमारे अधिकार हैं उनको मौलिक अधिकार बनाने वाला कोई अगर है तो वो कौन सा अनुच्छेद है, वो है अनुच्छेद 32। क्यों, क्योंकि 395 टोटल जितने सारे अनुच्छेद हैं, कोई ऐसा अनुच्छेद नहीं है जिसके थ्रू हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकें। एक अकेला मात्र अनुच्छेद 32 है जो कि हमें इसकी स्वतंत्रता देता है, अधिकार देता है कि आप हमारे पास आइए, आपको हम कहाँ भेजेंगे, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट भेजेंगे, डिस्ट्रिक्ट हाई कोर्ट इनकी तो बात छोड़ो, है ना। तो ये हुआ अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 में और क्या क्या था, तो यहाँ पे 5 प्रकार की रीट सुप्रीम कोर्ट जारी करता है। 5 प्रकार की रीट कौन कौन सी है, तो पहला था बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा परमादेश, तीसरा अधिकार प्रेक्षा, चौथा प्रोहिबिशन, जिसे क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं हिंदी में याद नहीं आ रहा, हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रोहिबिशन बोलते हैं, यानी किसी चीज़ को रोक देना, स्टे लगाना। ठीक है, और उसके बाद जो हमारा पांचवा था रीट, जो पांचवा था वो कौन सा है, तो वो है सर्सियरी, यानी कि उसे बोलते हैं उत्प्रेषण। ठीक है, तो ये कौन सा हो गया, अनुच्छेद 32 हो गया। अनुच्छेद 33 में क्या कहा गया कि कुछ लोगों के राष्ट्र हित के लिए कुछ लोगों के मौलिक अधिकार को सीमित कर दिया जाएगा, जिसमें सेना, गुप्तचर, राजदूत, मीडिया, ये सारे लोग आते हैं। ठीक है, 33 के बाद 34 में क्या कहा गया, तो 34 में कहा गया कि जो सेना के मौलिक अधिकार है उनको तो छीना गया, लेकिन उनको एक अधिकार प्राप्त किया जाएगा 34 के तहत, वो है कौन सा, सैन्य कानून। ठीक है, सेना का अधिकार। तो इसमें क्या है, मार्शल लॉ है। मार्शल लॉ जब भी लागू होता है तो हमारे जो मौलिक अधिकार हैं वो काम नहीं आते। ठीक है, अब आगे बात करें जाए अनुच्छेद 35 में क्या है, तो अनुच्छेद 35 में कहा गया कि अगर संसद को लगता है कि हमारे मौलिक अधिकार को और भी शक्तिशाली या प्रभावी बनाया जा सकता है तो वो रूल रेगुलेशन बना सकती है, यानी कानून बनाने का उसको अधिकार है। ठीक है, तो ये हुआ 12 से लेके 35 तक सारे अनुच्छेद एक बार हम लोगों ने क्विकली रिवाइज कर लिया। अब देखिए हम लोगों को टोटल कितने अधिकार, 6 अधिकार प्राप्त है, लेकिन क्वेश्चन पूछा जाता है कि सूचना का अधिकार क्या हमारा मौलिक अधिकार है, तो आपके दिमाग में आता है कि हमने तो 6 मौलिक अधिकार पढ़े, यहाँ तो कहीं सूचना का अधिकार नहीं है। तो आपको बता दूं सूचना का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार है। क्यों, क्योंकि जो अनुच्छेद 19 है वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, और ठीक है, जो अभिव्यक्ति है उसी के तहत तो हम सूचना दे पाते हैं। अगर हमें बोलने का ही अधिकार नहीं है तो हम कैसे सूचना दे पाएंगे। तो सूचना एक प्रकार का क्या है, हमारा मौलिक अधिकार है। ठीक है, ये इसके लिए अलग से नहीं जोड़ा गया कि नहीं भाई सूचना का अधिकार हमारा अगला मौलिक अधिकार है। ठीक है, इसको आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, ये किसके अंतर्गत आता है। दूसरा पूछा जाता है शिक्षा, जो शिक्षा का अधिकार क्या हमारा मौलिक अधिकार है, तो आपके दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि शिक्षा तो मैंने कहीं पढ़ा नहीं। तो आपको बता दूं जो अनुच्छेद 21 का कहा है उसी में घुसेड़ दिया गया, मतलब उसी में रखा गया है अनुच्छेद 21 का कहा, जिसके अंतर्गत कहा गया है कि शिक्षा का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार है। ठीक है, तो आपको ये सारी चीज़ें दिमाग में रखनी है कि शिक्षा का अधिकार भी मौलिक अधिकार है, और दूसरी चीज़ क्या है, सूचना का अधिकार भी मौलिक अधिकार है। किस प्रकार है मैंने बताया, आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। ये तो हो गए हमारे 12 से लेकर 35 तक सारे मूल अधिकारों के बारे में बात। ठीक है, अब बात करते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन कौन से मौलिक अधिकार नहीं है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको दिमाग में रखना चाहिए कि कौन कौन से मौलिक अधिकार नहीं, ये समझ लेते हैं। देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है हड़ताल करना क्या हमारा मौलिक अधिकार है, नहीं है। ठीक है, अब क्यों नहीं है ये समझते हैं। क्योंकि जब हड़ताल करते हैं ना तो किसी और के मौलिक अधिकार का हनन होता है। अब यहाँ पे हम इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपने भूख हड़ताल करी ना, किसी चीज़ को लेके भूख हड़ताल करी, आप चले गए ऊपर, है ना, भगवान के पास चले गए। तो देखिए अनुच्छेद 21 क्या कहता है कि ना ही हमारी कोई जान ले सकता है, ना हम खुद ले सकते हैं, है ना। तो हम भूख हड़ताल करके अपनी जान कैसे ले सकते हैं, यहाँ पे तो अनुच्छेद 21 का उल्लंघन हो रहा है। इसलिए जो हड़ताल करना है ये मौलिक अधिकार हमारा नहीं है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है चक्का जाम करना। चक्का जाम करना का मतलब रोड रोक देना, है ना।
ना, रोड जाम कर लेना, ट्रेन रोक देना, ये सारी चीज़ें। तो क्वेश्चन पूछा जाता है क्या ये मौलिक अधिकार है? नहीं है। अब क्यों नहीं, ये समझते हैं। देखिए अनुच्छेद 19 के तहत क्या है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19 में कई सारी स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं, जिसमें जो चौथी यानी 19 का जो चौथा है उसमें कहा गया है हमें चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता है। अब आप बताइए, हमें चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता है और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, रोड जाम कर रहे हैं, तो हम चारों ओर घूम सकते हैं? यानी किसी और के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है ना यहाँ पे। तो इसीलिए ये चक्का जाम करना क्या है, हमारा मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक है, आगे अनिवार्य रोजगार। देखिए अनुच्छेद जो 16 है वो क्या कहता है, लोक नियोजन में समानता, नौकरियों में समानता की बात करता है, लेकिन अनिवार्य रोजगार की बात नहीं करता। इसलिए जो सभी को रोजगार दें, ये हमारा मौलिक अधिकार नहीं है कि हम सरकार से कहें कि सबको आप रोजगार दो। ठीक है, वो सिर्फ ये कहता है अनुच्छेद 16 के तहत कि नौकरी में समानता है, लेकिन अनिवार्य रोजगार की बात नहीं करता। ठीक है, सो ये हमारा मौलिक अधिकार नहीं है। आगे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मताधिकार यानी वोट देने का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार है? नहीं। ये कौन सा है, ये राजनीतिक अधिकार है। और इसके लिए क्या होता है, कुछ लीगल सर्टिफिकेट, जैसे मान लीजिए वोटर ID वगैरह है ना, तो ये क्या होते हैं, वोट देने के लिए सर्टिफिकेट होते हैं। ठीक है, सो मताधिकार हमारा मूल अधिकार नहीं है कौन सा, तो राजनीतिक अधिकार है। आगे बात करी जाए, क्वेश्चन पूछा जाता है आवास। आवास हमारा मूल अधिकार है? बिल्कुल नहीं है। ठीक है, लेकिन देखिए आवास हमारा मूल अधिकार नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आवास हमारा मूल अधिकार बेशक नहीं है। ठीक है, आवास हमारा मूल अधिकार बेशक नहीं है, लेकिन हम इसको मूल अधिकार के बराबर समझते हैं। ठीक है, और इस जब सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही थी तो उसी समय इंदिरा गांधी ने इंदिरा आवास योजना स्टार्ट करी थी। कौन सी? इंदिरा आवास योजना, जिसके तहत क्या था, सभी को आवास उपलब्ध कराना। ठीक है, और आगे जाके यही योजना जब सरकार बदली तो चेंज हो गई अटल आवास योजना में, है ना। फिर आगे आप यहाँ देख ही रहे हैं कि प्रधानमंत्री जो मोदी हैं उन्होंने PM आवास योजना स्टार्ट किया, जिसके तहत कहा कि 2025 तक हम सबको आवास उपलब्ध कराएंगे। ठीक है, तो ये हुआ आवास के बारे में। आवास हमारा मूल अधिकार नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कहता है हम इसको मूल अधिकार के बराबर समझते हैं। ठीक है, सो ये चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है कि ये सारी चीज़ें हमारे मूल अधिकार नहीं है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। देखिए जो संविधान निर्माता थे उन्होंने क्या किया कि कुछ लोगों को मूल अधिकार प्राप्त किए और कहा कि हम कुछ व्यक्तियों को मूल अधिकार देंगे और कुछ को नहीं देंगे। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि जो हमारे टोटल 14 से लेकर ओवरऑल देखा जाए तो हमारे मूल अधिकार कितने हैं, है ना। 12 और 13 में तो एक में डेफिनेशन की बात कही गई, दूसरे में LP कार्ड की बात कही गई। स्टार्टिंग कहाँ से मूल अधिकार की है, 14 से है। 14 के बाद 32 तक ही हमारे मूल अधिकार हैं ओरिजिनल रूप से देखा जाए, क्योंकि 33 में आपने देखा है सेना से रिलेटेड है, ये भी सेना से रिलेटेड है, और यहाँ तो संसद की बात करी गई। तो देखा जाए ओवरऑल कितने हमारे मूल अधिकार हैं, 32 तक हैं। 14 से 32 तक ही तो हैं हमारे मूल अधिकार, है ना, जो एक नागरिक को प्राप्त हैं। तो देखिए यहाँ पे कुछ ऐसे मूल अधिकार हैं जो नागरिकों को प्राप्त हैं और कुछ ऐसे मूल अधिकार हैं जो व्यक्तियों को प्राप्त है। तो आपके दिमाग में आता होगा कि व्यक्ति और नागरिक में डिफरेंस क्या है। तो देखिए मान लीजिए बाहर से कोई विदेशी आता है आगरा घूमने, ठीक है, तो वो क्या होगा, व्यक्ति ही तो होगा। अब ऐसा तो नहीं कि अब बाहर से चाहे जो भी है वो व्यक्ति ही तो कहलाएगा, जानवर तो नहीं कहलाएगा, है ना। तो वो क्या है, वो व्यक्ति है। लेकिन अगर हम भारत के होकर यानी भारत में रहते हैं और यहाँ से कहाँ जाते हैं, आगरा घूमने जाते हैं, तो हम क्या होंगे, नागरिक कहलाएंगे। ठीक है, क्योंकि हम इस देश में रहते हैं, है ना, तो हमें नागरिकता प्राप्त है। सो हम क्या हैं कि हम भारत के नागरिक कहलाएंगे। लेकिन अगर कोई बाहर से आता है तो वो क्या है, व्यक्ति है। अब देखिए हमें तो प्राप्त है, हम भारत के नागरिक हैं, हमें तो मूल अधिकार प्राप्त हैं, और जो बाहर से आया है उसको तो नहीं प्राप्त है ना। तो ऐसा तो नहीं कि हम उसको क्या करेंगे, मारेंगे, है ना। ये बात तो सही नहीं है। तो यहाँ पे जो हमारे संविधान निर्माता थे उन्होंने सोचा कि ठीक है कि जो हमारे भारत के नागरिक हैं उनको तो मूल अधिकार प्राप्त है, लेकिन जो बाहर से व्यक्ति आ रहे हैं उनको भी कुछ अधिकार दे दिए जाएं, ताकि
उनको कोई डिस्टर्ब ना करे, है ना। अगर वो आ रहे हैं, देखने आ रहे हैं कुछ किसी चीज़ को, तो वो अच्छे से घूम फिर सके, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे हम ये नहीं बताएंगे कि उनको कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं, सिर्फ ये बताएंगे कि जो नागरिक हैं, जो भारत के नागरिक हैं, उनको कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं। तो ये आपको पता चल जाएंगे तो वो तो आसानी से दिमाग में आ जाएगा कि भारत के नागरिक को कौन कौन से, मतलब सारे तो प्राप्त हैं, सारे तो हैं ही हैं, लेकिन सिर्फ जो भारत के नागरिक को प्राप्त हैं और जो उनको नहीं प्राप्त हैं वो समझ में आ जाएगा ना आपको। जैसे मान लिया अनुच्छेद 19 जो है वो सिर्फ भारत के नागरिक के लिए है, ऐसा नहीं कि टोटल 35 जो हैं वो फिर उनके लिए हो जाएंगे, है ना, ऐसा नहीं है। कहने का मतलब अगर 19 भारत के नागरिक को प्राप्त है तो वो 19 जो विदेशी लोग आएंगे उनको नहीं प्राप्त होगा, इसका मतलब ये हुआ। अब हम ये देखते हैं जो सिर्फ इंडियंस के लिए हैं, ठीक है, कोई बाहर का अगर व्यक्ति आता है तो उसके लिए नहीं है। अब देखिए वो कौन कौन से हैं, वो है 15, अनुच्छेद 15 जो है वो जो बाहर के विदेशी लोग आएंगे उनके लिए नहीं है। फिर कौन सा 16, दूसरा कौन सा है 19, 29 और 30, कौन कौन से 15, 16, 19, 29, 30। अब ये समझते हैं कि ये क्यों नहीं, दूसरे जो बाहर के लोग आएंगे उनको क्यों नहीं प्राप्त हैं, सिर्फ भारत के लोग को ही क्यों प्राप्त है। अब यहाँ पे दिमाग में आया ना कि ये अनुच्छेद, कहने का मतलब अगर भारत के लोगों को प्राप्त हैं तो जो बाहर के लोग हैं उनको नहीं प्राप्त हैं, ठीक है। अब ये दिमाग में नहीं आना चाहिए कि सिर्फ यही भारत के लोगों को प्राप्त हैं, और भी सारे हैं, लेकिन ये जो प्राप्त है ना ये बाहर के लोगों को नहीं प्राप्त हैं, ठीक है। अब ये समझते हैं, आपको बता दूं कभी भी कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो ना तो समझ के पढ़ो, ताकि आपको रटना ना पड़े कि दिमाग में रटो कि 15, 16, 19, 29, 30, 15, 16, 19, 29, 30 ये और लोगों को नहीं प्राप्त है, सिर्फ भारत के नागरिक को प्राप्त है, ऐसे नहीं पढ़ना, ठीक है। आप इसको समझो क्यों नहीं प्राप्त हैं। तो देखिए पहला है अनुच्छेद 15 क्यों नहीं प्राप्त है। अनुच्छेद 15 में क्या कहा गया, अनुच्छेद 15 में कहा गया कि हम किसी के साथ 5 आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। वो 5 आधार कौन कौन से हैं, तो वो है जाति, धर्म, वंश, लिंग, जन्म स्थान, ठीक है। तो देखिए पहला हो गया जाति, जाति के आधार पे हम भेदभाव नहीं कर सकते। अब बाहर से कोई मान लीजिए मुस्लिम ही आया तो क्या वो लोग आते नहीं हैं आगरा देखने, आगरा का ताजमहल देखने नहीं आते हैं, सब लोग आते हैं। बहुत सारे ऐसे हिस्टोरिकल प्लेस हैं जहाँ पर लोग आते हैं। हम जाति के आधार पे भेदभाव नहीं करेंगे, धर्म के आधार पर भी नहीं करेंगे, जाति धर्म हो गया, ठीक है। लिंग के आधार पर भी नहीं करेंगे, ठीक है, मेल एंड फीमेल हो गया। अब वंश के आधार पे भी नहीं करेंगे, लेकिन बात आ जाती है जन्म स्थान। जन्म स्थान के आधार पे तो भेदभाव करना पड़ेगा। अब समझते हैं क्यों भेदभाव करना पड़ेगा। देखिए जैसे मान लीजिए हम आगरा का ताजमहल देखने जाते हैं, हम भारत के नागरिक हैं, तो हमें जो वहाँ पे फीस लगती है ना, जो टिकट ली जाती है ना, उसमें कुछ छूट होगी। क्यों? क्योंकि हम भारत के नागरिक हैं। जैसे मान लीजिए हमें कितनी छूट है, 100 रुपये की टिकट लेनी है। अगर कोई बाहर से आता है, विदेशी आता है, तो उसको 200 रुपये देने होंगे। अब यदि यहाँ पर ये अधिकार सिर्फ भारत के नागरिक को ना दिया जाता, कहने का मतलब जो विदेशी हैं उनको भी दे दिया जाता, तो क्या होता, वो आता और वो कहता कि कोर्ट में जाता और कहता जज साहब ये जो आपका जो संविधान है उसमें अनुच्छेद 15 कहता है कि जाति